बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ये चैप्टर नंबर 13 का पहला आर्टिकल है और इसमें हम स्टडी करेंगे चार्जेस की, जो चार्जेस मूव कर रहे हैं, यानी स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन इज़ नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके पेपर के लिहाज से ये शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। आपने अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व किया होगा कि कभी बल्ब जो है रोशन हो जाता है, हम स्विच को ऑन करते हैं, बल्ब रोशन हो जाता है, फ़ैन रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, या फिर इंडस्ट्रियल लेवल में तो ये जो फिज़िकल वर्ल्ड है ये तमाम का तमाम करंट इलेक्ट्रिसिटी की ही एप्लीकेशन है। यानी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में ना सिर्फ चार्जेस की मोशन को स्टडी करेंगे बल्कि इनसे हासिल होने वाली एनर्जी को भी देखेंगे कि ये जो एनर्जी है ये किस तरह से प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट किसी चीज़ को मूव करने के लिए, किसी चीज़ को रोशन करने के लिए। तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो पॉइंट है, जो पहला टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है इलेक्ट्रिक करंट का। बहुत ही ईजी है और इंटरेस्टिंग भी है। नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज़ कॉल्ड करंट। यानी फ्लो ऑफ चार्जेस है कि कितने चार्ज जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं किसी यूनिट टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, उसे हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक करंट कह देंगे। तो आइए मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर जो वर्ड नेट है इसका मीनिंग भी आपको बताते हैं। यहाँ पर एक वायर आपको दिखा दी गई है और इसमें कुछ क्रॉस सेक्शन जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं, यानी कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कंसिडर कर लेते हैं इस वायर का जिसमें से चार्जेस मूव कर रहे हैं। अब कोई भी मेटल वायर है या कोई भी चीज़ है वो हमें पता है कि एटम्स से मिलके बनी होती है और एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के क्रॉस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं किसी इस तरह के कंडक्टर में और इनके क्रॉस इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जब हम बात करते हैं किसी मेटल की तो मोस्ट एवर जब हम मेटल की बात कर रहे होते हैं हम कंडक्टर्स को डील कर रहे होते हैं और कंडक्टर्स ऐसी चीज़ है जिसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि ये वो इलेक्ट्रॉन हैं जो एक एटम से दूसरे एटम तक मूव कर सकते हैं। यानी यहाँ पर पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियस को शो कर रहा है और इसके क्रॉस इलेक्ट्रॉन है, ये भी ये दूसरा एटम है और इसका ये न्यूक्लियस मैंने शो किया और इसके क्रॉस बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आपको शो किया गया ये जस्ट वैलेंस और वैलेंस के बाद कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है जो कंडक्ट कर सकता है। अब क्या होता है कि थर्मल एनर्जीज़ की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं और इनकी जो मूवमेंट है, इनकी जो स्पीड है वो 10 की पावर 5 होती है, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, यानी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर सफ़र ये इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में तय कर लेते हैं इसी कंडक्टर में रहते हुए। यानी ये इतनी तेज़ी से वाइब्रेट कर रहे होते हैं, कभी इधर मूव करेंगे कभी इधर मूव करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पुश कर देगा और इस एटम के अराउंड, क्योंकि ये जो मेटल है अगर ये कॉपर की बनी हुई है तो ये रहना तो कॉपर ही है और कॉपर में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके एटम में वो उतने ही रहने हैं। तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एटम में शिफ्ट हो जाएगा, उस एटम का आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे एटम में शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से ये रैंडमली मूव करते रहते हैं हाई स्पीड के साथ और वाइब्रेट करते रहते हैं थर्मल एनर्जीज़ की वजह से। अब क्या होता है कि जब इनको कोई ना कोई पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं ये नेट का वर्ड क्यों यूज़ किया गया। देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल नहीं है तो इस कंडक्टर में करंट नहीं होगा, अब भी तो फ्लो कर रहे हैं। अगर हम बात करें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस तो बहुत है, लेकिन नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इसमें नहीं है, क्योंकि ये जो चार्जेस हैं अगर 5 चार्ज राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो इस तरह से 5 चार्ज जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो लेफ़्ट साइड की तरफ भी मूव करेंगे। और नेट जो होता है वो इनका रिजल्टेंट होता है कि कितने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की ना तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है, ये यहाँ पर ही रहेंगे। तो नेट जो रेट है वो जब तक हम इस कंडक्टर में पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ज़ीरो होगा। जब भी कोई पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, जब भी कोई एक्सटर्नल फील्ड ई अप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पर अगर हम बैटरी लगा दें तो इसकी वजह से कोई ना कोई एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस साइड के ऊपर जो है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया गया,
यानी यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है और इस साइड के ऊपर नेगेटिव। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें इस चीज़ का आइडिया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन पहले थर्मली वाइब्रेट कर रहे थे, एक एटम जो है उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता है रैंडम और फिर वापस आता था कुछ वाइब्रेशंस के बाद, वाइब्रेट करने के उसी पॉइंट के ऊपर वापस आ जाता था। लेकिन अब क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन जब वाइब्रेट करेगा, मूव करेगा, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ भी अट्रैक्ट कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हुए यहाँ तक तो पहुँचेगा, लेकिन जब ये वापस जाना चाहेगा तो ये पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव फील्ड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन कुछ फासला लेफ़्ट साइड की तरफ भी मूव करेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पर हर क्रॉस सेक्शन में, हर जगह पे, इस कंडक्टर के हर जगह पे ये प्रोसेस हो रहा है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी मूवमेंट कुछ इस डायरेक्शन में स्पेसिफिक भी होगी, वाइब्रेट तो कर रहा है, उसकी ये स्पीड जो है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब हम फील्ड अप्लाई कर दें या ना अप्लाई करें। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में भी मूव करना स्टार्ट करेगा, ये थर्मली वाइब्रेट भी करेगा, वाइब्रेशंस करने के बाद थोड़ा सा अपनी जगह से फील्ड पॉजिटिव प्लेट की तरफ आना शुरू हो जाएगा, हाई पोटेंशियल की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। अब एज अ रिजल्ट हम बात करते हैं कि ये वो क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे होंगे। इन्हीं चार्जेस की वजह से करंट होगा, जो नेट चार्जेस हैं इन्हीं चार्ज की वजह से करंट होता है। और इसको अगर हम फार्मूला लिखना चाहें तो आई का फार्मूला, यानी करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला फिर हम कुछ ये लिख सकते हैं, डेल क्यू ओवर डेल टी। तो ये वही चीज़ लिख दी ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, रेट से मुराद टाइम होता है और फ्लो ऑफ चार्जेस है, तो यहाँ पर हमने चार्जेस को रिप्रेजेंट कर दिया। ये नेट वर्ड जो है ये बहुत ही ज़रूरी है इस डेफिनेशन में, तो आपने ये नेट साथ इस्तेमाल करना है। नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब हम बात करते हैं इसके यूनिट्स की। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है इसके यूनिट एम्पेयर होते हैं, जिसको ए से डिनोट किया जाता है। अब इसके एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जिसके यूनिट एम्पेयर हैं, एक तो ये एमसीक्यू हो गया आपके पास। इसके बाद अब जो एम्पेयर है ये हमें ऐसे लग रहा है, जो करंट है ये चार्ज और टाइम से मिलके बना है, तो ये बेस क्वांटिटी नहीं होगा। लेकिन एम्पेयर आई यानी जो करंट है ये एक बेस क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी। तो फिर जो एम्पेयर है ये एक बेस यूनिट है, एम्पेयर इज़ द बेस यूनिट। तो ये भी आपके पेपर में कई दफ़ा एमसीक्यूज़ के तौर पे आया हुआ है कि एम्पेयर जो है ये एक बेस यूनिट है या फिर डिराइव्ड यूनिट है। तो एम्पेयर क्या है, एक बेस यूनिट है। जब हम बात करते हैं किसी टेस्ट की, इंट्री टेस्ट की, तो वहाँ पर इसके यूनिट CGS सिस्टम में भी दिए गए होते हैं। CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि CGS सिस्टम होता क्या है। तो CGS सिस्टम में इसके जो यूनिट्स हैं वो बायोट हैं, बायोट। बायोट इज़ द यूनिट ऑफ करंट इन CGS सिस्टम। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं एम्पेयर और बायोट में रिलेशन क्या है। तो बच्चों जो 10 एम्पेयर आपस में मिलते हैं ना, यानी एम्पेयर एक स्मॉल यूनिट है और बायोट एक बड़ा यूनिट है। जब हम बात करेंगे 10 एम्पेयर्स की, तो ये मिलके एक बायोट बना देंगे। 10 एम्पेयर इज़ इक्वल टू 1 बायोट। अभी हम बात करते हैं CGS सिस्टम की और इस क्वांटिटी की करैक्टरिस्टिक्स की कि ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चों जो सिस्टम इंटरनेशनल है उसे हम MKS सिस्टम भी बोलते हैं, MKS सिस्टम। M से मुराद मीटर है और इसी तरह से K से मुराद किलोग्राम है, किलोग्राम। और इसके बाद S से मुराद सेकंड है, यानी टाइम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, S को यूज़ कर लेंगे। अभी हम बात करते हैं CGS सिस्टम की। तो बच्चों C से मुराद सेंटीमीटर है, और इसके बाद G से मुराद ग्राम है,
और एस से सेकंड ही है। यानी जब हम बात करेंगे CGS सिस्टम की तो फिर हम सेंटीमीटर को यूज़ करेंगे, हम मीटर को यूज़ नहीं करेंगे, और हम मैथ्स के लिए फिर ग्राम को यूज़ करेंगे, किलोग्राम को यूज़ नहीं करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि ये करंट जो है ये स्केलर है या फिर वेक्टर है। तो अभी तो हमने कहा कि ये इस डायरेक्शन में, ये ऑपोजिट टू द फील्ड मूव करना स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो इनकी वजह से जो चार्जेस होंगे, जो रिज़ल्ट होगा वही करंट कहलाएगा। तो फिर ये वेक्टर होना चाहिए। लेकिन बच्चों आपने याद रखना है कि जो करंट है ये एक स्केलर मकदार है। यानी आपके लेवल पे FSC लेवल पे अगर करंट का MCQ आता है तो उसमें ऑप्शन होते हैं स्केलर है, वेक्टर है, बोथ या फिर नॉन ऑफ दिस। तो वहाँ पर हम स्केलर ही यूज़ करेंगे। करंट इज़ स्केलर करंट। लेकिन जब हम बात करेंगे किसी एंट्री टेस्ट की, जॉब टेस्ट की, या फिर इसके बाद इंटरनेशनल GRE टेस्ट होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जब आप स्टडी करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप लेना चाह रहे होते हैं, तो उस वक्त वहाँ पर क्योंकि ये जो करंट है बेसिकली ये ना तो स्केलर है ना ही वेक्टर है, बल्कि इसमें हम एक अलग टर्म यूज़ करते हैं टेंसर्स। तो ये टेंसर है, टेंसर। लेकिन FSC लेवल पे बच्चों आपने इसे याद रखना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जो टेंसर है ये हायर लेवल की स्टडी है, और हमारे लेवल पे FSC लेवल पे ये स्केलर ही आएगा। पेपर में भी इसका ऑप्शन स्केलर होगा, टेंसर होगा ही नहीं। हाँ, अगर MCQ में टेंसर आ जाता है कि करंट इज़ अ क्वांटिटी, तो ऑप्शन में दिया होता है टेंसर, स्केलर एंड वेक्टर, तो फिर आप टेंसर को क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ स्केलर इज़ द बेस्ट चॉइस, क्योंकि आपका लेवल FSC है तो यहाँ पर स्केलर ही होता है। तो करंट इज़ द स्केलर क्वांटिटी। अभी हम बात करते हैं कि ये स्केलर है क्यों। बच्चों देखो, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन इनकी स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये वेक्टर एडिशन लॉज को फॉलो नहीं कर रहे। वेक्टर एडिशन लॉज, वेक्टर एडिशन ये है कि अगर एक वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों की कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगी और इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा। और इसको फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया था a² प्लस, अगर ये a वेक्टर है, इनकी मैग्नीट्यूड a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं करंट की, तो 5 एम्पेयर अगर यहाँ से आ रहा है, 5 यहाँ से आ रहा है, तो ये आपस में मिलते हैं और 10 एम्पेयर हो जाते हैं। यानी करंट जो है इसके लिए एंगल की कोई भी डिपेंडेंस है ही नहीं। जितना भी करंट यहाँ से आएगा एक पॉइंट की तरफ, वो इस पॉइंट के ऊपर जाके जो है वो इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पे 10 एम्पेयर करंट हमें प्रोवाइड कर देगा। अगर वेक्टर्स होते तो यहाँ पर 10 वैल्यू नहीं आनी थी, इनकी डिपेंडेंस होनी थी एंगल्स के ऊपर। तो ये वेक्टर एडिशन लॉज को फॉलो नहीं करता। वेक्टर एडिशन लॉज इसमें हेड टू टेल रूल आ जाता है। और इसके बाद और भी वेक्टर एडिशन के जो लॉज हैं, वेक्टर एडिशन फॉर पैरेललोग्राम और अदरवाइज फॉर ट्राइंगल, तो ये किसी भी वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि जो करंट है ये एक स्केलर मकदार है। इसके बाद हम मूव करते हैं करंट कैरियर्स की तरफ। यानी ये जो करंट है, ये जो चार्जेस हैं, ये कैसे मूव कैसे करते हैं। ये करंट जो मूव कर रहा है इसकी वजह क्या है? क्या पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है, क्या इलेक्ट्रॉन है? हमने वर्ड यूज़ किया ना, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो क्या इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, ये पॉजिटिव आयन या चार्जेस? यहाँ पर मेटल है तो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज होंगे, न्यूक्लियस होगा, तो कौन सी चीज़ मूव करेगी तो करंट प्रोड्यूस होगा? इस बात को भी हम स्टडी करते हैं। चार्ज कैरियर्स, यानी चार्ज कैरियर्स होते क्या हैं? अगर हम बात करें कि ये चार्जेस जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन हैं, ये प्रोटॉन हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये नेगेटिव चार्जेस हैं, या फिर ये आयंस हैं, ये है क्या चीज़? यानी जो चार्ज मूव कर रहा है ये किस वजह से मूव कर रहा है, उन्हीं को हम चार्ज कैरियर्स का नेम देते हैं। द चार्ज पार्टिकल दैट फ्लो इन अ डेफिनेट डायरेक्शन कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड चार्ज कैरियर्स। यानी जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनता है उसको हम चार्ज कैरियर कह देंगे। अब हम बात करते हैं, इनको कैटेगराइज कर लिया हमने 4 हिस्सों में कि मेटेलिक कंडक्टर्स जो हैं इनमें चार्ज कैरियर क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स में चार्ज कैरियर क्या होंगे, गैसेस में चार्ज कैरियर क्या होंगे, और सेमी कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर क्या होंगे। तो बच्चों जब हम बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स की, तो मेटेलिक कंडक्टर हमने पहले भी यहाँ पर ड्रा किया था और हमने कहा था कि मेटल जो है इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये बाउंड हैं
ये न्यूक्लियस है और इसमें मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इसके क्रॉस डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके अक्रॉस कंडक्शन शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हैं, ये मूव कर सकते हैं। अब क्या है कि ये मेटल है और मेटल में जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं यानी जो प्रोटॉन्स हैं, जो न्यूक्लियस है वो फिक्स है, इसे कहते हैं लैटिस पोजीशंस, यानी इनकी इमेजिनरी फिक्स पोजीशन। वैसे तो ये भी वाइब्रेट करेंगे लेकिन अपनी पोजीशन के अराउंड ही करेंगे, इससे अवे नहीं जा सकते। तो जो चार्ज कैरी करना, जो चार्ज मूव करना है वो फिर ये न्यूक्लियस नहीं हो सकता। तो कौन सी चीज़ मूव करेगी? जस्ट इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो मेटेलिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं, जस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो कंडक्शन शेल में होते हैं उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट बच्चों वो सोल्यूशन है जो बैटरीज में यूज़ किया जाता है, जिसमें लिक्विड होता है H2SO4 भी हम कह सकते हैं, और भी इसके अलावा एसिड जो है वो यूज़ किए जाते हैं बैटरीज में। तो इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है, दरमियान में H2SO4 है। पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी? किसी उसमें से जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर सकता है, जैसे SO4 जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसी तरह से जो H2 है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये आयंस बन जाएंगे। यानी एक जो आपके पास एलिमेंट होगा जैसे H है, हाइड्रोजन है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगी। जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगी तो वो कहाँ जाएंगे? वो SO4 के पास जाएंगे, तो पीछे पॉजिटिव आयन रह जाएगा। यानी आपने जस्ट ये याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइट में नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस जो हैं वो फ्री चार्ज कैरियर हैं। जब हम बात करेंगे गैसेस की, तो गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। अब क्या है कि उसमें प्रेशर भी लो होता है, तो पॉजिटिव चार्जेस और इलेक्ट्रॉन, ये एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, ये दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा तो हो सकता है यहाँ में से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाए। अब इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो पीछे पॉजिटिव आयन रह जाएगा और जिस मॉलिक्यूल के पास ये इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेगेटिव आयन बनाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गैसेस में जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस और इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। यानी हम इसमें ये भी एडिशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस आर द चार्ज कैरियर इन गैसेस। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। तो बच्चों सेमीकंडक्टर्स जो हैं इसमें चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इनके साथ साथ होल्स। अभी होल्स के मतलब आपने स्टडी नहीं किया तो इसको हम चैप्टर नंबर 18 में स्टडी करेंगे, इसी सेकेंड ईयर क्लास में। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स हैं।